हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एडूमस्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएस टेट का एग्ज़ाम जो कि 13 अप्रैल को अनाउंस कर दिया है कि वो एग्ज़ाम अब आपका 30 अप्रैल को होगा। सो उसके लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ फॉर द इंग्लिश एंड फर्स्ट वी विल सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन बाय वन। जैसे कि ईयरली 2018-20 जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं पीएस टेट के, उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं रोज़ एक आपके लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो लाऊंगी। आपको बस इसको सॉल्व करना है। और अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम साइड बाय साइड जो है अपना कॉन्सेप्ट भी एक एक क्लियर करते जाएंगे, जैसे कि चंक्स में, कि जैसे हमने पहले लिसनिंग के बारे में पढ़ लिया, फिर रीडिंग के बारे में पढ़ लिया, ऐसे। सो विदाउट वेस्टिंग वन मोर सेकेंड वी विल स्टार्ट द we are going to start the video. So you have to just answer the questions. Okay, so first question is, the Broca's area and the Wernicke's area in the left hemisphere of the human brain are responsible for speech production and speech comprehension respectively. The above statement is true, false, true only in case of Broca's area, true only in case of Wernicke's area. You can take one moment to answer the question. यहाँ पर ब्रोका और वर्निक्स एरिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो पता ही होने चाहिए। ये हमारे ब्रेन के मोस्टली पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमें ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में हेल्प करता है, उसके बारे में आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि किस पार्ट से हम किस चीज़ को समझने में हमें सहायता मिलती है। सो द राइट आंसर इज ए, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन क्रिएटिव लिटरेचर? ऐसी कौन सी कैटेगरी है नॉन क्रिएटिव लिटरेचर की, जो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? फर्स्ट इज पिक्चर composition, essays, poems, newspaper. So the right answer is D, that is newspaper. नॉन क्रिएटिव, देखिए पिक्चर्स भी हम कॉम्पोजिशन करते हैं तो ये भी क्रिएटिव है, एसेज भी हम क्रिएट करते हैं, पोइम्स भी क्रिएट की जाती है, पर न्यूज़पेपर जो है हम क्रिएट नहीं करते हैं, वो एक पूरी एजेंसी होती है। सो नॉन क्रिएटिव, इसमें कोई क्रिएटिव नहीं, ये न्यूज़ को हम जस्ट जो न्यूज़ होती है उसमें क्रिएशन हमारी कोई नहीं होती, जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है। थर्ड क्वेश्चन इज, असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड एम एट, फर्स्ट इज रैंक एंड प्लेस ऑफ द चाइल्ड इन द हायरार्की ऑफ अचीवमेंट, अवॉर्डिंग marks to the children, find gaps in children and planning future strategies, planning or failing children. जो चाइल्ड की हम असेसमेंट करते हैं वो किस पे हमें एम, उसमें किस चीज़ पे हमें एम करना चाहिए? पहला वो रैंक पे, तो रैंक पे तो हमें कभी भी नहीं जाना है। और अवॉर्डिंग मार्क्स टू द चिल्ड्रन, फाइंडिंग गैप्स इन द चिल्ड्रन, प्लानिंग फॉर फेलिंग चिल्ड्रन। सो इसमें तीनों ही जो है नेगेटिव जो हमें दिख रहे हैं, मार्क्स देना, रैंक देना और प्लानिंग करना, ये सब नेगेटिव चीज़ को दर्शाते हैं। और हमें टीचिंग में कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं। सो द राइट आंसर विल बी फाइंडिंग गैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग ओरल टेस्ट? ओरल टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए फॉर्मल एक्टिविटी क्या होगी? क्वेश्चन आंसर, स्टोरी टेलिंग, रीडिंग अलाउड, ऑल ऑफ द अबव। यस, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ओरल टेस्ट लेना है, आप रीडिंग भी करवा सकते हैं, आप उनसे स्टोरी भी टेलिंग करवा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर भी करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल?
रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर हम पुनर्बलन, अगर किसी चीज़ पे बार बार उसी चीज़ पे जोर देना, उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। सो कौन सी इसमें से रीइंफोर्समेंट स्किल है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो राइट आंसर इज रीडिंग एंड राइटिंग। इनको हम रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all normal living human beings are endowed with some innate internal capacity. So जो ये innate internal capacity है, ये वर्ड ही चॉम्स्की ने दिया है। सो अगर हम आगे ना भी पढ़े तो भी हम इसको आंसर कर सकते हैं कि ये चॉम्स्की का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन सारे ही रीड आउट करने हैं सो दैट कि जो है चांसेस जो है गलत आंसर होने के वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड होते हैं जो एज इट इज़ ही होते हैं, ठीक है। फंक्शन वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इनके जो हम इसके ऑप्शंस हैं उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इलेबोरेट करेंगे उसको। सो द राइट आंसर इज function word. These are function words. What are function words? We will read in the later section. Which type of grammar believes in change along with the change in the language? Formal grammar, functional grammar, both A and B, none of the above. जी हाँ, फंक्शनल ग्रामर इसका आंसर है कि फंक्शनल ग्रामर जो है वो बिलीव करता है चेंज, वो फंक्शनल ग्रामर जो है अपने आप को मॉडिफाई करती है। जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती है वो अपने आप को उसमें चेंजेस करती है। दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ही होता है जो चीज़ चल रही है, एट प्रेजेंट है जो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ डायग्नोस्टिक मीन्स कि किसी चीज़ को हम क्वेरी कर रहे हैं कि बच्चों को किस एरिया में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, हम उसको जांच करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। So the first option is diagnostic test helps us to know the particular strength and weaknesses of a student. It provides the teacher a single score. It locates the degree of deficiency. It test items are analysis on the basis of wrong responses of the student in an item. मतलब नॉट करेक्ट पूछा था। यही आपको क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत अच्छे से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में नोट दिया है या नहीं दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। सो येस, इसका आंसर होगा सिंगल स्कोर। डेफिशिएंसी भी ढूंढेंगे, एनालिसिस भी करेंगे रॉन्ग रिस्पॉन्सेज का, स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी देखेंगे। इसमें जो हम चीज़ नहीं देखेंगे वो है टीचर को सिंगल स्कोर देने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following steps is essential for undertaking remedial teaching? Remedial teaching मतलब कि रेमेडी को आप जानते हैं रेमेडी किसी चीज़ का निवारण करना। अंडरटेकिंग रेमेडियल टीचिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन, सेकंड इज लीडिंग, थर्ड इज बोथ एंड ए एंड बी, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। देखिए, अगर हमें किसी की रेमेडी करनी है तो हमें उसको प्लान करना पड़ेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज इवेलुएट भी करना पड़ेगा और उसको लीडिंग भी एक हमें शुरुआत भी करनी पड़ेगी। दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग। सो बोथ इन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन एट द अर्ली स्टेज में डेवलप हैबिट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम चीप बुक्स। ऑप्शंस आर कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन, गाइडेड कॉम्पोजिशन, फ्री कॉम्पोजिशन, क्रिएटिव राइटिंग। सो राइट आंसर इज सी, फ्री कॉम्पोजिशन। मतलब आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये टोडलर्स में मेनली जो बच्चों को हम सीखना स्टार्ट करते हैं उसमें जैसे बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं उस हिसाब से फ्री कॉम्पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्किल इन्वॉल्व इन लिसनिंग। लिसनिंग्स के अंदर जो है सब स्किल्स भी होती हैं, उनमें से कौन सी है आपको पहचानना है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन और डिकोडिंग साउंड्स, अंडरटेकिंग सिंटैक्टिक पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, इमोशनल एंड एटीट्यूडल टोन, ऑल ऑफ द अबव। सो यस, जब भी कभी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में आता है तो 80% चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है।
So yes, here answer is all of the above. Next question is which of the following is not a movable organ of speech? ऐसा कौन सा organ of speech है? आपको organ of speech वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, उसमें से एक से दो क्वेश्चन पक्का ही बनते हैं. तो ऑर्गन ऑफ स्पीच जो है कौन सा ऐसा है जो मूव नहीं कर पाता है? देखिए लिप्स हमारे मूव करते हैं ऊपर नीचे, वोकल कॉर्ड्स भी हिलता है, जो हमारे गले के अंदर एक बल्ब जैसी संरचना होती है, और सॉफ्ट पैलेट जो ऊपर की तरफ होता है, और एल्वियोलर रिज यानी कि दांत के ऊपर वाली जो रिज होती है हमारी वो. तो यस, सॉफ्ट पैलेट जो है अपनी जगह से इसमें नहीं हिलता है. सो द आंसर इज एल्वियोलर रिज. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? लैंग्वेज इज not just pairing of grammar and dictionary. Language is constantly changing. All languages have vowels and consonant. We should teach the student about the language. False कौन सी है? Yes, language change होती रहती है. लैंग्वेज में वॉवल कॉन्सोनेंट सब में होते ही हैं, जैसे स्वर व्यंजन हिंदी में ऐसे. और ग्रामर और डिक्शनरी, लैंग्वेज नॉट जस्ट पेयरिंग ऑफ डिक्शनरी और ग्रामर का इसमें कुछ नहीं है. वी शुड टीच द स्टूडेंट अबाउट द लैंग्वेज. लैंग्वेज टीच नहीं की जाती, लैंग्वेज खुद अर्ज की जाती है, सीखी जाती है. वो हम इस इन्वायरमेंट में रह के बच्चा खुद ही सीख जाता है. ठीक है. सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नाउ द इनकरेक्ट वर्ड हमने ढूंढना है. स्टेटमेंट, मदर टंग कैन बी यूज एज ए मीडियम टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज. असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शुड बी होलिस्टिक. फोकस्ड लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंस लिसनिंग. एंड इंग्लिश डज नॉट हैव अ रिजिड सिस्टम ऑफ स्ट्रेस पैटर्न एज सम लैंग्वेजेस हैव. इनकरेक्ट है यस कि मदर टंग को हम मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए मदर टंग को नहीं यूज़ कर सकते हम, क्योंकि मदर टंग एक अलग चीज़ है और इसमें भी हिंदी, इसमें भी पंजाबी. सो यस, इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर सिखा सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस इसमें गलत हैं.